प्यारे बच्चों, ये अध्याय 8 का तीसरा भाग है। अध्याय 8 के 2 भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 7 अध्याय तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम 1 लाइन क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं और ये क्लास टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए चलाई जा रही है। तो जो भी बच्चे टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो नोट्स इसके बनाते जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे और सब में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ करके बहुत सारे बच्चों ने टीईटी में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 8 का भाग 3। क्वेश्चन नंबर 68, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श से सर्वाधिक लाभ क्या होता है। ठीक है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श से सर्वाधिक लाभ क्या होता है। उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। ठीक है, यदि आप विद्यार्थियों को परामर्श देते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो उसमें क्या होगा, उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 69, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है। तो देखते हैं किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण। तो पहला है परिवार का वातावरण, ये पहले नंबर पे आता है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे का पहला स्कूल होता है वो घर को ही माना जाता है। जो परिवार होता है, परिवार ही पहला उसका विद्यालय होता है। बच्चा घर से पहले सीखता है, बाद में विद्यालय से, फिर समाज से सीखता है ना। तो देखो, समाज का भी इफेक्ट पड़ता है बालक के ऊपर, विद्यालय का भी इफेक्ट पड़ता है और समाज हर चीज़ का असर पड़ता है, वातावरण का भी असर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो परिवार का पड़ता है। क्योंकि उसने जो एक सबसे ज़्यादा जो सीखने वाला टाइम होता है, यानी कि जब कम उम्र में बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा सीखते हैं, तो सबसे ज़्यादा सीखने वाला जो टाइम होता है वो अपने परिवार के साथ एक्सपेंड किया होता है। तो उसको परिवार का जो वातावरण है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसका पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखिए, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। अगर आपके परिवार में बहुत सारी बहस होती रहती है, परिवार का माहौल सही नहीं है, परिवार के ही लोग आपस में लड़ते रहते हैं, या फिर आपके परिवार के जो सीनियर्स हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो एक दूसरे से सही से बात नहीं करते हैं, है ना, और विदाउट कॉमन सेंस बात करते हैं, लड़ते रहते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे का मानसिक रूप से जो है कि अस्वस्थ हो जाएगा। वो मानसिक रूप से विकास उसका कभी हो नहीं पाएगा। दूसरा है कक्षा का वातावरण, ये दूसरे नंबर पे आता है। देखिए, दूसरे नंबर पे कक्षा का वातावरण। अगर कक्षा का वातावरण बेकार है तो भी वहाँ पे मानसिक रूप से अस्वस्थ वो हो जाएगा। जब हम किसी बच्चे का एडमिशन करवाने जाते तो क्यों अच्छा स्कूल ढूंढते हैं कि भाई ये हाँ अच्छे स्कूल में करवाना, जहाँ पे क्लास का माहौल अच्छा हो। कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि ये स्कूल बहुत बदनाम है, यहाँ पे बच्चे बिगड़ जाते हैं और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे एडमिशन करवाना बच्चे का सही नहीं है, तो उस स्कूल से लोग डरते हैं एडमिशन करवाने से। ऐसा स्कूल ढूंढते हैं जहाँ का माहौल सही हो, है ना। तो कक्षा का वातावरण बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा चीज़ होता है पास पड़ोस का वातावरण। तीसरा चीज़ क्या होता है, पास पड़ोस का, यानी समाज का, आपके मोहल्ले का वातावरण। आप किस मोहल्ले में रहते हैं, है ना। यदि आप के मोहल्ले में सारे के सारे जितने मोहल्ले में लोग रहते हैं उनमें से अधिकतर लोग क्रिकेटर हैं, तो याद रखना आपकी भी क्रिकेट में रुचि जग जाएगी। यदि आपके सारे जो है कि वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, जो भी गेम खेलते हैं, या फिर आपके मोहल्ले में रहने वाले अधिकतर लोग टीचर हैं, तो आपका मन भी टीचर में ही लगा रहेगा और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा टीचर बनने की होगी, है ना। यदि आपके मोहल्ले में आईएएस अधिकारी सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आईएएस अधिकारी, तो आपकी भी आईएएस की तरफ रुचि बन जाएगी। लेकिन एक समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ी दुख की बात है, उस चीज़ में सुधार होगा लेकिन समय लगेगा, लेकिन सुधरेगा, वो भी सुधरेगा। अब लोग करते क्या हैं, आज जो इतनी ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, अभी देखिए सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो है कि उनका मर्डर केस चल रहा है, सुसाइड वाला, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ रही, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो उनका कारण क्या है, कारण देखिए बहुत बड़ा है। अधिकतर जो गार्जियन होते हैं करते क्या है, वो स्कूल तो अच्छा ढूंढ लेते हैं, अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा स्कूल ढूंढते हैं कि भाई अच्छा स्कूल होना चाहिए, ठीक है, और
समाज में भी वो कहते हैं कि भाई अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, अच्छे लोगों के साथ मिलना है, गलत लोगों के साथ बैठना नहीं, गलत लोगों के साथ मिल जाना नहीं है, अनजान आदमी के साथ बात नहीं करनी है। लेकिन वो इन दोनों पे ज़्यादा जोर देते हैं, इस पे कोई जोर नहीं देता है। जबकि क्या करना चाहिए, जोर इस पे देना चाहिए, है ना। तो परिवार का जो वातावरण, पहले आपको इस पे जोर देना, आपको अपने परिवार का वातावरण सुधारना। ये चीज़ें बात की हैं दोनों, ये सुधर जाएगा तो ये अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएगा। इनका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना इसका पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या है। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या है। तो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ है विचारों को आदान प्रदान करना। ठीक है, संप्रेषण का मतलब ही यही होता है, विचारों को आदान प्रदान करना। और हम अपने विचारों को आदान और प्रदान किसकी सहायता से करते हैं, जीव की सहायता से, जुबान की सहायता से, है ना। जो मनुष्यों को, जो मनुष्य को जो जुबान मिली हुई है, जो जीव मिली हुई है, वो जीव ही है जो मनुष्य को सभी जीवों से अलग बनाती है ना। बाकी मनुष्य में ऐसा कुछ भी अलग नहीं है, बाकी वो भी एक नॉर्मल एनिमल की तरह ही है, केवल जीव है जो उसको अलग बना देती है ना। जीव के जरिए वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, बाकी कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उससे विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, विचारों को आदान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 71, बुद्धि के किस सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत या मोनार्की सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि के किस सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत या मोनार्की सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये होता है एक कारक सिद्धांत। ठीक है, इसमें आगे हम लोग द्विकारक सिद्धांत भी पढ़ेंगे, है ना। यह भी एक कारक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 72, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती। तो वो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, जो भी आपके सभी प्रकार के आप पशुओं को पहचानते हो, ये कौन सा पशु है, खनिज को पहचानते हो, पेड़ पौधों को पहचानते हो, उनको वर्गीकृत करते हो, तो ये किस प्रकार की बुद्धि है। तो ये कौन सी योग्यता है। तो ये आपकी जो है कि प्राकृतिक बुद्धि है ना। क्वेश्चन नंबर 73, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम प्रतिभाशाली तथा बहुत कम मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन किस प्रतिस्थापन सिद्धांत का आधारित है। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, ये आपने देखी होगी, आपने ट्रेन देखी होगी, है ना। जो ट्रेन में क्या होता है, वो जो नॉर्मल डिब्बे होते हैं यानी कि स्लीपर वाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना। जनरल डिब्बे दो पीछे लगा दिए, एक एक आगे पीछे लगा देते हैं, है ना। एसी वाले भी थोड़े से डिब्बे लगा दिए जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे डिब्बे और बहुत बुरे डिब्बे, समझ रहे हो। जो जनरल बिल्कुल बेकार डिब्बे होते हैं और उनको क्या होता है, बहुत कम होते हैं। ट्रेन से आप इसका उदाहरण समझ सकते हो, जिसने ट्रेन में सफ़र किया होगा तो जानता होगा। जो बिल्कुल बेकार डिब्बे होते हैं वो ट्रेन में बहुत कम होते हैं, और जो बहुत अच्छे डिब्बे होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, यानी कि एसी वाले। सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, सबसे ज़्यादा नॉर्मल स्लीपर वाले होते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा मूर्ख जो होते हैं, कम बुद्धि वाले जो होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, नॉर्मल इंसान ज़्यादा होता है। तो अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम प्रतिभाशाली और बहुत कम मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन किस प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है।
तो यह बुद्धि के वितरण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? बुद्धि के वितरण के सिद्धांत पर। बुद्धि का वितरण किया गया था कि भाई कितने लोग प्रतिभाशाली हैं, कितने लोग नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 74, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र में सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे क्या लाभ होता है? ठीक है, जो सहयोगी अधिगम हो रहा है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी है, जो अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी हैं, जो योग्य विद्यार्थी हैं, कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, है ना। इससे क्या लाभ होता है? तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। किसका विकसित होता है? ये जो आपके अधिक उम्र और प्रवीण विद्यार्थी, इनका आत्मसम्मान विकसित होता है ना। अगला क्वेश्चन 75, जब पूर्व अधिगम नई परिस्थिति को सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो यह क्या कहलाता है? जब पूर्व अधिगम नई परिस्थिति को सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो यह क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ठीक है भाई, आपने कोई चीज़ सीखी है और जो पूर्व अधिगम हो नई परिस्थिति सीखने में बिल्कुल भी प्रभावित नहीं, आपने कोई ज्ञान सीखा हुआ है, आपको कुछ आता है, और वो जब आप नई परिस्थितियों में आ जाते हैं तो वो ज्ञान आपके किसी काम का नहीं होता, तो उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे अधिगम का शून्य स्थानांतरण, है ना। क्वेश्चन नंबर 76, चिंतन क्या है? चिंतन क्या है? तो ये एक प्रकार की संज्ञानात्मक गतिविधि है, इसको रास भी कह सकते हैं, है ना, रास। ये संज्ञानात्मक गतिविधि है। संज्ञान क्या होता है? एक समझ, एक तरीके की चीज़ होती है ना, समझ पे आधारित होती है। समझदार आदमी ही चिंतन करता है, एक चीज़ याद रखना, जिसके अंदर समझ होती है वही चिंतन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि क्या है? आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि क्या है? तो आदर्शवाद की जो मुख्य शिक्षण विधि है वो प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि। कौन सी है? प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि है। ये आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि है, और इनके जो जनक थे वो सुकरात थे, और संवाद इनका प्लेटो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 78, अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या है? अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या है? तो इसमें देखिए, पहला है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता अच्छे शिक्षण की विशेषता है ना। दूसरा है वैधता। तीसरा है वस्तुनिष्ठता। तीन है, पहला विश्वसनीयता, दूसरा वैधता, तीसरा वस्तुनिष्ठता। तीन है अच्छे शिक्षण की विशेषता। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र कैसा चिंतन करता है? वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र कैसा चिंतन करता है? तो विवेकपूर्ण। कैसा चिंतन करता है? विवेकपूर्ण चिंतन करता है। जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखता है उसका चिंतन हमेशा विवेकपूर्ण होता है, तभी जाकर के वैज्ञानिक गतिविधियों में सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 80, दैनिक मूल्यांकन से क्या लाभ होता है? दैनिक मूल्यांकन से क्या लाभ होता है? तो बालकों की तात्कालिक शैक्षणिक स्थिति का पता लगता है। जब हम दैनिक मूल्यांकन करते हैं तो उसकी जो तात्कालिक शैक्षणिक स्थिति है उसका पता लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो शिक्षक जो मनुष्य के मन का विकास होता है, जो शिक्षा की स्थिति होती है, जो अधिगम करता है बच्चा, उसका जो वक्र बनता है ना, जो ग्राफ बनता है, वो कैसा बनता है? वो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है ना। यानी कि एक हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी बच्चा ज़्यादा सीखता है, कभी कम सीखता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब जो है कि दैनिक मूल्यांकन करते हैं तो हमें उसकी जो है कि तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगता रहता है। क्वेश्चन नंबर 81,
क्वेश्चन नंबर 81 है, जब छोटा बच्चा कोई भी नया खिलौना या चीज़ पाता है, जब छोटा बच्चा कोई भी नया खिलौना या चीज़ पाता है तो उसे मुंह से लगाता है, फिर थोड़ी देर में पटक कर तोड़ देता है, इसे क्या कहेंगे? जब छोटा बच्चा कोई भी नया खिलौना या चीज़ पाता है तो उसे मुंह से लगाता है या और फिर थोड़ी देर में पटक कर उसे तोड़ देता है, इसे क्या कहोगे? इसे कहेंगे सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास। इसे क्या कहोगे? सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास। क्वेश्चन नंबर 82, कक्षा में नया पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में नया पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो नए पाठ के लिए रुचि और जिज्ञासा पैदा करना चाहिए। जो भी नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो आप छात्रों के अंदर क्या करें, उसके लिए जिज्ञासा बढ़ा दें कि बहुत अच्छी स्टोरी इसमें, और ध्यान से सुनना, बहुत मज़ा आएगा। आखिरी में देखना, सबसे आखिरी में जब तुम कहानी सुनोगे तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा, आखिरी में ज़्यादा मज़ा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शुरू में उनको बहुत सारी जिज्ञासा जगा दो। जिज्ञासा जब उनके मन में जग जाएगी तो वो नया पाठ ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 83, यदि कोई परीक्षण विभिन्न अवसरों पर समान परिणाम देता है, यदि कोई परीक्षण विभिन्न अवसरों पर समान परिणाम देता है तो यह क्या कहलाता है? यदि कोई परीक्षण विभिन्न अवसरों पर समान परिणाम देता है तो यह विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। ठीक है, कई बार जो है कि हमने परीक्षण किया और एक जैसा परिणाम आ रहा तो ये बिल्कुल विश्वसनीय है कि बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 84, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है? यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, फिर से रिपीट हो रहा है। मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के, लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। आपको पता है पहले मनोविज्ञान नहीं चलता था। मनोविज्ञान जब से आया तो मनोविज्ञान का उद्देश्य ही यही है कि शिक्षक जो है बालक को समझे, है ना, बालक के व्यवहार को समझे, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करे, उनको परेशानियों को समझने की ताकत अपने अंदर विकसित करे शिक्षक। तो ये मनोविज्ञान शिक्षक के लिए इसीलिए बनाया गया है ताकि वो विद्यार्थी को समझ सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, उनकी व्यक्तित्वता का ध्यान रख सके, है ना। तो इससे क्या होगा कि शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और शिक्षा बहुत विकसित होगी। क्वेश्चन नंबर 85, यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो प्रश्न पत्र कैसा होना चाहिए? ठीक है, यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिका जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो प्रश्न पत्र कैसा होना चाहिए? तो प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। जो देखिए, जो वस्तुनिष्ठ पेपर होते हैं वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। जो सही तो सही और गलत तो गलत, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि मतलब किसी का आपने सही कर दिया, किसी गलत कर दिया। जो एक का सही होगा सबका वही करना पड़ेगा। इसमें टीचर्स भी किसी प्रकार के जो है कि चीटिंग नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता है, गलत कॉपी भी चेक नहीं हो सकती। वस्तुनिष्ठ पेपर में हमेशा सबका सही तरीके से मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 86, कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कक्षा में अध्यापकीय संप्रेषण के कुछ घटकों का क्या करना है? उल्लेख करना है। तो पहला भव्य होना चाहिए, दूसरा प्रभावी होना चाहिए, तीसरा सजीव शिक्षण होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, किसी कक्षा की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? किसी कक्षा की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है? तो वस्तुनिष्ठ एवं व्याख्यात्मक का मिश्रित रूप। किसी कक्षा की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी? वस्तुनिष्ठ भी आप रख दीजिए, व्याख्यात्मक भी रख दीजिए
अति लघु उत्तरी भी रख दीजिए, मिश्रित रूप से उसको रख दीजिए, जैसा कि आजकल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 88, संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में छात्रों की परीक्षा लेनी है। ऐसे में छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना अधिक उचित होगा? ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए निश्चित समय में छात्रों की परीक्षा लेनी है। ऐसे में छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना अधिक उचित होगा? तो ये होगा वस्तुनिष्ठ, है ना। जो भी आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम हुआ है कंप्लीट, उसके सभी पक्षों का जब मूल्यांकन करना होगा तो उसके लिए एक निश्चित समय में, एक कम समय में छात्रों की परीक्षा लेनी है। ऐसे में छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना होगा? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना होगा। वस्तुनिष्ठ में आपके सारे आ जाते हैं, है ना, 4 ऑप्शन वाले आ जाते हैं, सही गलत वाले आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आ जाते हैं, सारे प्रश्न इसी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, समूह अधिगम में छात्रों की क्या आवश्यकता होती है? समूह अधिगम में छात्रों की क्या आवश्यकता होती है? तो समूह की प्रशंसा प्राप्त करना। एक्चुअल पे होता क्या है, जब आपने देखा होगा किसी क्लास में ग्रुप बना दिए जाते हैं कि भाई 4 लोगों का, 5 का, 10 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है। ये वाला ग्रुप ये काम करेगा, वो ग्रुप वो काम करेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो ग्रुप वहाँ पे बन जाता है। और वो ग्रुप में होता क्या है, समूह अधिगम में छात्रों की क्या आवश्यकता होती है? समूह की प्रशंसा प्राप्त करना, है ना। तो फिर वो जिस ग्रुप में शामिल होता है उस पूरे ग्रुप की उसको प्रशंसा चाहिए होता है। वो ग्रुप उसके लिए खास होता है ना। वो पूरे अपनी तो प्रशंसा चाहता ही चाहता है, साथ में अपने पूरे ग्रुप की प्रशंसा चाहता है। और ग्रुप में किसी एक व्यक्ति की भी प्रशंसा होने पर वो अपनी प्रशंसा उसको समझता है। क्वेश्चन नंबर 90, कक्षा में छात्र को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए? कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए? छात्र के व्यवहार को हमें अनुशासित करना है तो पहला कारक होना चाहिए छात्र प्रेरणाएं। छात्र को हम प्रेरणा देंगे तो उसी प्रेरणा से क्या होगा, वो अनुशासित हो जाएगा। उसका जो व्यवहार होगा वो भी कैसा होगा, अनुशासित हो जाएगा, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने के लिए उसे हमें प्रेरणा देना चाहिए, प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहिए, मोटिवेशनल थॉट्स बताने चाहिए और ज़्यादा प्रेरणा वाली बातें उसके सामने करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91, एक शिक्षक से क्या आशा की जा सकती है? एक शिक्षक से आप क्या आशा कर सकते हैं? तो उसकी आकांक्षाएं संतुलित हों। एक शिक्षक से यही आशा करी जा सकती है कि उसकी जो आकांक्षा है वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92, एक प्रभावी शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए? एक प्रभावी शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए? तो पहला है वाद विवाद की प्रविधियों को बढ़ावा देना। ठीक है, वाद विवाद की प्रविधियों को बढ़ावा देना। कोई प्रश्न क्लास में खड़ा हुआ है, कोई टॉपिक चल रहा है, तो विद्यार्थियों को इस प्रकार से उनके माइंड को डेवलप करना है कि वो वाद विवाद करें, किसी प्रश्न को लेकर के, किसी थ्योरी को लेकर के क्या करें, वो उस टॉपिक पे चर्चा करें, वाद विवाद करें। तो इससे क्या होगा, उनका माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और उनमें तर्क करने की क्षमता भी बढ़ेगी। और जिस प्रश्न का या जिस थ्योरी का वाद विवाद हो जाता है तो वो काफ़ी लंबे समय तक माइंड में स्थायी रूप से बनी रहती है, वो जल्दी भूलती नहीं है जिसका वाद विवाद हो जाता है। दूसरा, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाला अवसर। बालकों को अवसर देना चाहिए कि वो समस्याओं का समाधान कर सकें। छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं और धीरे धीरे करके वो बड़ी समस्याओं का समाधान भी करने की क्षमता उनके अंदर पैदा करनी चाहिए। और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप समस्याओं का समाधान करो। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम तो आएंगी, प्रॉब्लम हट थोड़ी जाएंगी, है ना। जब यहाँ धरती पे हैं हम लोग, धरती पे जन्म लिया है तो धरती ही प्रॉब्लम है। धरती पे जैसे ही जन्म लेते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
है ना। जन्म लेना एक तरीके से, जन्म के बाद यहाँ पे धरती पे आना, धरती को ही प्रॉब्लम से घिरी हुई है सारी, तो प्रॉब्लम तो ख़त्म होने नहीं वाली, तो समस्या जो है वो ख़त्म तो कभी होने नहीं वाली। तो हम क्या करेंगे, समस्या समाधान के लिए क्या करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। हम केवल समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका समाधान करने का उनको अवसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93, शिक्षण की उत्तम शिक्षण प्रणाली क्या है? शिक्षण की उत्तम शिक्षण प्रणाली क्या है? शिक्षण की जो उत्तम शिक्षण प्रणाली होती है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें, ठीक है। शिक्षण की सबसे उत्तम प्रणाली यही होती है जिसमें टीचर भी प्रश्न पूछे और विद्यार्थी भी प्रश्न पूछे, यानी कि सबसे पहली बात को टीचर ने इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाया है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, तभी वो प्रश्न पूछ रहे हैं। जब तक आपको कोई थ्योरी समझ में नहीं आती आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। आप प्रश्न तभी पूछ सकते हो जब आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि जब आपको टॉपिक समझ में आ गया है तभी आप प्रश्न पूछ सकते हो। प्रश्न कब पूछा जाता है? जब आपको पूरी थ्योरी समझ में आ गई है और आपको उस थ्योरी में कहीं थोड़ा बहुत डाउट है ना, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। आपको पूरी थ्योरी क्लियर करने के लिए प्रश्न नहीं पूछा जाता। अगर आपको बिल्कुल भी थ्योरी क्लियर नहीं हुई या टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया हुआ तो याद रखना आप प्रश्न पूछ ही नहीं पाओगे। जब उन्होंने ऐसी थ्योरी पढ़ाई कि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्रश्न कैसे पूछोगे? पूछ ही नहीं पाओगे प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है और टीचर भी प्रश्न पूछे, दोनों आपस में मिले जुले। एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आ रही है कि दोनों आपस में घुले मिले हुए हैं। विद्यार्थी के अंदर कोई भय नहीं है, बिना भय के उस शिक्षक से प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षक भी बालक से प्रश्न पूछ रहा है। बालक बिना झिझक के, बिना हिचक के, बिना डरे उसका आंसर दे रहा है। तो ये एक क्या होती है, एक बहुत ही उत्तम शिक्षण प्रणाली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 94 है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो मन का विज्ञान है। वो सबको समझ में आ रहा होगा, सबसे ही समझ में आ जाता है ना। साफ साफ लिखा है मनोविज्ञान, है ना। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। जैसे जीव विज्ञान जीवों का विज्ञान होता है, इसी तरह मनोविज्ञान मन का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 95, साइकी शब्द का अभिप्राय क्या है? साइकी शब्द का अभिप्राय क्या है? तो साइकी शब्द का अभिप्राय है आत्मा से। क्वेश्चन नंबर 96, मनोविज्ञान किस विषय का भाग माना जाता है? मनोविज्ञान किस विषय का भाग माना जाता है? तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता है। जो मनोविज्ञान है उसको दर्शन शास्त्र की बेटी भी कहा जाता है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की बेटी भी कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए ये जो है कि 19वीं शताब्दी में स्वतंत्र रूप में निकल के सामने आया है। उसके पहले ये जो है कि निकल कर के सामने नहीं आया था। तो ये पहले दर्शन शास्त्र के अंदर में था और बहुत सारी इसमें पाबंदियां भी थीं। बाद में ये एक स्वतंत्र विषय बना और इसमें बहुत सारी थ्योरीज निकल के आई। पहले इसमें इतनी सारी थ्योरी नहीं थी, है ना। दर्शन शास्त्र था पहले पूरी दुनिया में। दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे मनोविज्ञान विकसित हुआ है। आज मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। मनोविज्ञान इतना बड़ा विषय बन चुका है कि इसका अब कोई अंत नहीं है। आप जितना ज़्यादा इसमें घुसते चले जाओगे उतना बड़ा विषय आपको मनोविज्ञान में मिल जाएगा। तो मनोविज्ञान की अब ढेर सारी एक तो शाखाएं हो गई हैं और हर शाखाएं अनलिमिटेड हैं। आप जितना पढ़ते जाओगे उतना आपको इसकी थ्योरी मिलती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 97, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? तो व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? व्यवहार का विज्ञान। देखिए जो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अपन ने ऊपर पढ़ा। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान होता है, लेकिन मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ व्यवहार का विज्ञान होता है। जो भी हम व्यवहार करते हैं उससे ही पता चलता है आपके मन की स्थिति। आपके व्यवहार से मन की स्थिति पता चलती है, क्योंकि मन किसी को दिखाई नहीं देता है। आप किसी के मन को डायरेक्ट नहीं देख सकते हो। जब वो व्यवहार करता है, जब वो किसी प्रकार का अच्छा व्यवहार करेगा या बुरा व्यवहार करेगा तो आपके उसको मन की स्थिति पता चल जाएगी। अगर वो बुरा व्यवहार करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये बुरा व्यक्ति
इसका मन खराब है। अच्छा व्यवहार करेगा तो आपको पता चल जाएगा इसका मन अच्छा है ना। तो उसके व्यवहार से पता चलता है। इसीलिए मनोविज्ञान का जो वास्तविक अर्थ है वो व्यवहार का विज्ञान है और शाब्दिक अर्थ है वो मन का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 98, मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तो ये एक प्रकार का विधायक विज्ञान। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? एक प्रकार का विधायक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 99, शैशव काल का नियत समय क्या होता है? जन्म से 6 वर्ष तक। शैशव काल का जो नियत समय होता है जन्म से 6 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 100, अधिगम का अभिप्राय क्या है? तो अधिगम का अभिप्राय है सीखना। तो ये हमारी जो अधिगम है, अधिगम मतलब ही सीखना ही होता है। तो ये हमारी क्लास ख़त्म हुई और अध्याय 8 का भाग 3 खत्म हुआ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है कर लें, लाइक कर दें, और जो बच्चे टेट सीटेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी कर दें, और आने वाली नई क्लास के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी नई क्लास आए तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए और नई क्लास आपकी छूटे ना। सारी की सारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, देखोगे सारी वीडियो, तो आपको ये समझ में आएगी। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।